तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे रेसिप्रोसिटी थ्योरम के बारे में। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए एक इलेक्ट्रिक नेटवर्क में या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में लूप का मतलब क्या होता है, ब्रांच का मतलब क्या होता है, नोड का मतलब क्या होता है और मैश का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया एक इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक नेटवर्क हमने यहाँ पर कंसीडर किया। यहाँ पर वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, यहाँ पर रेसिस्टेंस कनेक्ट है और यहाँ पर भी एक रेसिस्टेंस कनेक्ट है। तो सबसे पहला लूप का मतलब क्या होता है, अगर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट या फिर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क या फिर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है कि वो एक क्लोज पाथ बना रहे हो, तो जो क्लोज पाथ होता है उसको हम लोग बोलते हैं लूप। तो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट अगर कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं कि वो एक क्लोज पाथ बनाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं लूप। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वोल्टेज सोर्स और यहाँ पर ये रेसिस्टेंस दोनों कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है कि दोनों एक क्लोज पाथ बना रहे हैं, तो ये जो क्लोज पाथ होगा उसको हम लोग बोलेंगे लूप। सिमिलरली ये वाला रेसिस्टेंस और ये वाला रेसिस्टेंस दोनों कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है कि दोनों एक क्लोज पाथ बना रहे हैं, तो ये जो क्लोज पाथ होगा उसको हम लोग बोलेंगे लूप। तो लूप का मतलब ये होता है क्लोज पाथ। इलेक्ट्रिकल एलिमेंट कुछ इस तरीके से कनेक्टेड हो कि वो एक क्लोज पाथ बना रहे हो, तो उस केस में वो जो क्लोज पाथ होता है उसको हम लोग बोलते हैं लूप। यहाँ पर ये इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमें मिल रहा है दो लूप, ये लूप नंबर 1 और यहाँ पर हमें मिल रहा है लूप नंबर 2। सिमिलरली ब्रांच का मतलब क्या होता है, दो इमेजिनरी पॉइंट के बीच में जो सिंगल सर्किट एलिमेंट कनेक्टेड होता है, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट कनेक्टेड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रांच। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने कंसिडर किया दो इमेजिनरी पॉइंट, ये दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, ये रेसिस्टेंस, तो ये जो रेसिस्टेंस होगा इसको हम लोग बोलेंगे ब्रांच, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ब्रांच ऑफ द रेसिस्टेंस। तो दो इमेजिनरी पॉइंट के बीच में जो सिंगल सर्किट एलिमेंट कनेक्टेड होता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रांच। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये दो इमेजिनरी पॉइंट के बीच में एक सिंगल सर्किट एलिमेंट कनेक्टेड है जो कि रेसिस्टेंस, तो ये पूरे को हम लोग बोलेंगे ब्रांच। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, ये दो पॉइंट के बीच में यहाँ पर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों के बीच में एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, तो इसको हम लोग बोलेंगे वोल्टेज की ब्रांच, मतलब वोल्टेज सोर्स की ब्रांच। तो दो इमेजिनरी पॉइंट के बीच में जो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट कनेक्टेड होता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रांच। यहाँ पर हमने कंसीडर किया दो पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए, तो इसको हम लोग ब्रांच बोलेंगे। तो ऑफ कोर्स इसको हम लोग ब्रांच नहीं बोलेंगे, मगर कोई कोई केसेस में हम लोग ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर बोल सकते हैं वर्टिकल लाइन शो करते हैं, और वो जो लाइन होती है उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट ब्रांच, कोई कोई एक्सेप्शनल केसेस में। मगर मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसी हम लोग कोई लाइन कंसिडर नहीं करते जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रांच। मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम लोग ब्रांच नहीं बोल सकते। तो ब्रांच का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी पॉइंट के बीच में सिंगल जो सर्किट एलिमेंट कनेक्टेड होता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रांच। सिमिलरली नोड का मतलब क्या, नोड एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट होता है जहाँ पर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एलिमेंट के ब्रांचेस कनेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम लोग ये वाला पॉइंट देखें, ये वाले पॉइंट के साथ एक वोल्टेज सोर्स की ब्रांच कनेक्टेड है और यहाँ से ये वाले रेसिस्टेंस की ब्रांच कनेक्टेड है, तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट होगा इसको हम लोग बोलेंगे नोड। सिमिलरली ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ये वाले पर्टिकुलर पॉइंट को भी हम लोग नोड बोलेंगे, क्योंकि ये पर्टिकुलर पॉइंट के साथ ये वोल्टेज सोर्स की ब्रांच कनेक्टेड है और यहाँ से ये रेसिस्टेंस की ब्रांच कनेक्टेड है, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग बोलेंगे नोड। और यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस है वो भी ये पर्टिकुलर पॉइंट के साथ कनेक्टेड है, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग बोल सकते हैं नोड। तो नोड का मतलब एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एलिमेंट कनेक्टेड हो, तो पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग बोलते हैं नोड। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाले पॉइंट को हम लोग नोड बोल सकते हैं, ये वाले पॉइंट को हम लोग नोड बोल सकते हैं। ऑफ कोर्स ये दोनों जो पॉइंट है इसको हम लोग नोड भूल के भी नहीं बोल सकते। यहाँ पर ये वाला पॉइंट और ये वाला जो पॉइंट है इसको भी हम लोग नोड भूल के भी नहीं बोल सकते। उसका रीज़न ये है कि अगर हम लोग देखें जो वोल्टेज सोर्स की जो ब्रांच है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ से एंड हो रही है। ये वोल्टेज सोर्स की जो ब्रांच है या फिर बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की जो ब्रांच है वो स्टार्ट हो रही है यहाँ से स्टार्ट हो रही है, फिर उसके बाद यहाँ पर आके एंड हो रही है। सिमिलरली जो रेसिस्टेंस की जो ब्रांच है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, फिर उसके बाद यहाँ पर आके एंड हो रही है, तो इसको हम लोग भूल के भी नोड नहीं बोल सकते। सिमिलरली ये पॉइंट को भी हम लोग नोड नहीं बोल सकते, ये वाले पॉइंट को भी हम लोग नोड नहीं बोल सकते, ये वाले पॉइंट को भी हम लोग नोड नहीं बोल सकते। मगर ये वाले पॉइंट को हम लोग नोड बोल सकते क्योंकि ये पर्टिकुलर पॉइंट के साथ तीन इलेक्ट्रिकल एलिमेंट की ब्रांचेस कनेक्टेड है, एक ये वोल्टेज सोर्स और यहाँ पर ये वाला एक पर्टिकुलर रेसिस्टेंस और ये वाला एक पर्टिकुलर रेसिस्टेंस। सिमिलरली यहाँ पर ये वाली सर्किट में अगर हम लोग देखें तो ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ये वाले पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग बोल सकते हैं नोड, क्योंकि पर्टिकुलर पॉइंट के साथ ये R1 रेसिस्टेंस कनेक्टेड है और यहाँ पर ये जो V वोल्टेज सोर्स है वो ये पर्टिकुलर पॉइंट के साथ कनेक्टेड है, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग बोल सकते हैं नोड। सिमिलरली यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसको भी हम लोग बोल सकते हैं नोड, क्योंकि पर्टिकुलर पॉइंट के साथ ये AC सोर्स की ब्रांच कनेक्टेड है और रेसिस्टेंस R2 कनेक्टेड है। तो नोड का मतलब क्या, कॉमन पॉइंट कनेक्ट्स टू और मोर देन टू एलिमेंट इज कॉल्ड एज नोड।
या फिर हम लोग बोल सकते हैं कॉमन पॉइंट एट विच टू और मोर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स आर कनेक्टेड इज कॉल्ड एज नोड। सिमिलरली मैश का मतलब क्या होता है? मैश इज द क्लोज पाथ विच डज नॉट एनक्लोज एनी अनदर क्लोज पाथ इनसाइड इट। मतलब ऐसा क्लोज पाथ जिसके अंदर और कोई क्लोज पाथ एनक्लोज ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं मैश। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये इलेक्ट्रिक सर्किट, यहाँ पर हमने कंसिडर किया है सर्किट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें एक लूप दिखाई दे रही है, ये वोल्टेज सोर्स, ये R1 रेसिस्टेंस और ये जो R2 रेसिस्टेंस, तीनों को मिला के हमें एक क्लोज पाथ मिल रहा है। फिर उसके बाद एक क्लोज पाथ हमें यहाँ पर मिल रहा है AC सोर्स, और ये जो R2 रेसिस्टेंस, दोनों को मिला के हमें यहाँ पर एक क्लोज पाथ मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें टोटली 2 क्लोज पाथ मिल रहे हैं। मगर ये वाला जो क्लोज पाथ है, अंदर वाला जो क्लोज पाथ है, उसके अंदर कोई क्लोज पाथ और एनक्लोज नहीं है। मगर ये वाला जो क्लोज पाथ है, ये वाला जो बाहर वाला जो क्लोज पाथ है, उसके अंदर एक क्लोज पाथ एनक्लोज्ड है, जो कि ये वाला क्लोज पाथ है, हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो क्लोज पाथ है, जिसके अंदर और कोई पाथ एनक्लोज नहीं है और कोई क्लोज पाथ एनक्लोज नहीं है, तो ये वाला जो क्लोज पाथ होगा इसको हम लोग बोलेंगे मैश। और यहाँ पर ये वाला जो क्लोज पाथ होगा उसको हम लोग एज इट इज़ बोलेंगे लूप। तो आई होप यहाँ से समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। लूप का मतलब क्या होता है, ब्रांच का मतलब क्या होता है, नोड का मतलब क्या होता है, और सिमिलरली मैश का मतलब क्या होता है। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे रेसिप्रोसिटी थ्योरम के बारे में। रेसिप्रोसिटी थ्योरम एप्लीकेबल होता है अगर सर्किट में एक ही EMF सोर्स कनेक्टेड हो तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम के हिसाब से एक ब्रांच में कनेक्टेड है EMF और वो दूसरे ब्रांच में इंड्यूस कर रहा है I करंट। तो अगर हम लोग वो जो ब्रांच में जो EMF कनेक्टेड है, अगर उसको हम लोग हटा दें वहाँ से और वो ब्रांच को शॉर्ट सर्किट कर दे, और वो जो EMF है अगर उसको हम लोग दूसरे ब्रांच में कनेक्ट कर दे, तो पहले वाले ब्रांच में, या फिर बोल सकते हैं जो शॉर्ट सर्किट ब्रांच में जो करंट फ्लो होगा वो बराबर में होगा दूसरे वाले ब्रांच में जो करंट फ्लो कर रहा है उसके, मतलब I करंट के। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, यहाँ पर हमने कंसीडर किया EMF, यहाँ पर ये E1 EMF नहीं होगा, ये EMF। यहाँ पर हमने कंसीडर किया R1 रेसिस्टेंस, यहाँ पर हमने कंसीडर किया R3 रेसिस्टेंस, यहाँ पर हमने कंसीडर किया R2 रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर हमें 2 लूप मिलेंगे, यहाँ पर एक लूप और यहाँ पर एक लूप। और यहाँ पर ये वाले लूप में जो करंट फ्लो होगा वो होगा I1, और ये वाले लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है वो है I2। तो ये जो रेसिस्टेंस की जो ब्रांच है, R1 रेसिस्टेंस की जो ब्रांच है, उसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वो है I1 करंट। और ये जो R2 की जो ब्रांच है, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, ये दूसरी वाली ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रहा है वो है I2 करंट। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो EMF होगा इसको हम लोग हटा देंगे, ये टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट कर देंगे, और ये जो EMF होगा उसको हम लोग ये वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे, जो कि हमें ये वाली फिगर शो कर रही है। तो ये जो टर्मिनल है उसको हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया, और यहाँ पर हमने EMF कनेक्ट किया, R1 रेसिस्टेंस, R2 रेसिस्टेंस, R3 रेसिस्टेंस। ये वाले लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है वो है I1 डैश, और ये वाले लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है वो है I2 डैश। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये EMF कनेक्ट करने पर ये जो R1 रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो है I1 डैश करंट। तो ये जो I1 डैश करंट होगा वो बराबर में होगा ये I2 करंट के। तो हम लोग बोल सकते हैं जो I2 करंट होगा बराबर में होगा I1 डैश करंट के। मतलब हमने क्या किया, पहले सर्किट में लगा था EMF, जिसके वजह से ये वाली ब्रांच में जो करंट फ्लो कर रहा था वो था I1, ये वाली ब्रांच में, ये R2 की ब्रांच में जो करंट फ्लो कर रहा था वो था I2। उसके बाद हमने क्या किया, ये जो EMF है उसको हमने हटा दिया, ये टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट कर दिया, ये EMF को हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, जिसके वजह से ये जो R1 की जो ब्रांच है उसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा था वो था I1 डैश करंट। तो जो I1 डैश करंट होगा वो बराबर में होगा ये I2 करंट के, और इसी को ही हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम के हिसाब से रेसिप्रोसिटी थ्योरम स्टेट्स दैट इफ एन EMF E in one branch produces a current I in a second branch, then if the same EMF is moved from first branch to second branch, it will produce the same current I in the first branch when the EMF in the first branch is replaced by a short circuit। जो अभी हमने डिस्कस किया वही हमें ये स्टेटमेंट डिस्क्राइब कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो रेसिप्रोसिटी थ्योरम है इसे अभी यहाँ पर हमें प्रूव करना है। तो इसको हम लोग कैसा प्रूव करेंगे, तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ, और जो KVL होगा उसको हम लोग अप्लाई करेंगे लूप नंबर 1 में और लूप नंबर 2 में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यह है लूप नंबर 1, यह है लूप नंबर 1 और यह है लूप नंबर 2। तो ये दोनों लूप में हमें लगाना होगा किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ। तो सबसे पहले हम लोग KVL लगाएंगे लूप नंबर 1 में। तो I1 करंट के वजह से R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, ये जो I1 करंट है वो कॉमन करंट है R1 रेसिस्टेंस के थ्रू और R3 रेसिस्टेंस के थ्रू। तो I1 करंट के वजह से R1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा और R3 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा। सिमिलरली R3 के थ्रू एट द सेम टाइम एक और एक करंट फ्लो कर रहा है जो कि I2 करंट,
और जो I2 करंट और जो I1 करंट दोनों का जो डायरेक्शन है वो है अपोजिट, या फिर बोल सकते हैं I2 करंट का जो डायरेक्शन है I1 करंट के रेस्पेक्ट में अपोजिट डायरेक्शन है। I1 करंट R3 के थ्रू ये टर्मिनल से ये टर्मिनल की तरफ फ्लो कर रहा है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, मगर एट द सेम टाइम जो I2 करंट है वो R3 के थ्रू नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। तो I2 करंट के वजह से R3 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको हम लोग कंसिडर करेंगे नेगेटिव। तो I1 करंट के वजह से R3 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा I1 इंटू R1 प्लस साइन। यहाँ पर ये I1 करंट के वजह से R3 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा I1 इंटू R3। फिर उसके बाद ये I2 करंट के वजह से R3 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा I2 इंटू R3, और हम लोग यहाँ पर माइनस साइन कंसिडर करेंगे। उसका रीज़न ये कि जो I2 करंट है वो R3 के थ्रू अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है इन कंपैरिजन विद द I1 करंट। फिर ये वाला जो EMF है उसको हमने कंसिडर किया माइनस C इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो I1 करंट है वो कॉमन करंट है, तो हमें मिल जाएगा R1 प्लस R3 इंटू I1। यहाँ पर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और हमें मिल जाएगा I2 इंटू R3, मतलब ये जो माइनस साइन होगी वो एज इट इज़ I2 इंटू R3 माइनस C इक्वल टू 0। इसको भी हम लोग अरेंज करके लिखेंगे I1 इंटू R1 प्लस R3 माइनस साइन एज इट इज़ I2 इंटू R3 एज इट इज़, ये माइनस C इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर चले जाएगा तो हमें मिल जाएगा इक्वल टू E प्लस C। और यहाँ पर ये वाला जो इक्वेशन है इसको अभी हम लोग कंसिडर करेंगे इक्वेशन नंबर 1। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो लूप नंबर 2 है, ये जो लूप नंबर 2 है इसमें हम लोग अभी लगाएंगे किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ। तो I2 करंट के वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप होगा या R2 के अक्रॉस वो होगा I2 इंटू R2। सिमिलरली R3 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा I2 करंट के वजह से वो होगा I2 इंटू R3। सिमिलरली R3 के थ्रू एक और एक करंट फ्लो कर रहा है I1 करंट I2 करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो I1 करंट के वजह से R3 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा माइनस I1 इंटू R3। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो I2 करंट होगा उसको हम लोग कॉमन आउट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा R2 प्लस R3 इंटू I2 माइनस I1 इंटू R3 इक्वल टू 0। यहाँ पर माइनस I1 इंटू I3 इसको हम लोग इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर भेज देंगे तो हमें मिल जाएगा I1 इंटू R3 इक्वल टू I2 इंटू R2 प्लस R3। यहाँ पर I1 करंट के लिए हम लोग इक्वेशन बनाएंगे तो ये जो R3 होगा इसको हम लोग I2 इंटू R2 प्लस R3 के डिनोमिनेटर में भेज देंगे तो हमें मिल जाएगा I1 इज इक्वल टू I2 इंटू R2 प्लस R3 डिवाइडेड बाय R3। तो यहाँ पर ये वाला जो इक्वेशन है इसको अभी हम लोग कंसिडर करेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में जो I1 है, मतलब ये जो I1 है जो कि इक्वेशन नंबर 2 है, ये I1 को अभी हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में ये I1 के जगह। तो उस केस में हमें मिलेगा I2 इंटू R2 प्लस R3, ये I2 इंटू R2 प्लस R3 लिखा हमने, फिर उसके बाद डिवाइडेड बाय R3। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो R1 प्लस R3 है, R1 प्लस R3 को हमने यहाँ पर लिखा R1 प्लस R3, यहाँ पर ये प्लस साइन अपियर नहीं करेगी। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो प्लस साइन होगी ये अपियर नहीं करेगी। सिमिलरली यहाँ पर ये जो माइनस साइन है वो I2 इंटू R3 इज इक्वल टू E। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया माइनस I2 इंटू R3 इज इक्वल टू E। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो I2 करंट है वो कॉमन है तो I2 को हम लोग कॉमन आउट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा R2 प्लस R3 इंटू R1 प्लस R3। यहाँ पर R3 इंटू R3 हमें मिल जाएगा माइनस R3 का स्क्वायर, R3 इंटू E हमें मिल जाएगा E इंटू R3। तो यहाँ पर I2 करंट हमें मिल जाएगा और जो I2 करंट होगा वो बराबर में होगा E इंटू R3 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3 इंटू R1 प्लस R3 माइनस R3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें मिल जाता है I2 करंट के लिए रिलेशन। सिमिलरली जो I1 डैश करंट है उसके लिए अभी हम लोग रिलेशन ऑब्टेन करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो EMF होगा उसको हम लोग हटा देंगे, टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट कर देंगे। R1 रेसिस्टेंस एज इट इज़ होगा, R2 रेसिस्टेंस एज इट इज़ होगा, R3 रेसिस्टेंस एज इट इज़ होगा, और यहाँ पर जो EMF होगा उसको हम लोग कनेक्ट करेंगे। ये वाले लूप में जो करंट फ्लो कर रहा है उसको हमने कंसिडर किया I1 डैश, ये वाले लूप में जो करंट फ्लो कर रहा है उसको हमने कंसिडर किया I2 डैश। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें I1 डैश, यहाँ पर ये जो I1 डैश करंट है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, या I1 डैश करंट के वजह से R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा I1 डैश इंटू R1। सिमिलरली R3 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा I1 डैश इंटू R3। सिमिलरली यहाँ पर माइनस साइन R3 के थ्रू एक और एक करंट फ्लो कर रहा है जो कि I2 डैश, और I2 डैश करंट का जो डायरेक्शन है वो I1 डैश करंट के कंपैरिजन में अपोजिट डायरेक्शन है। तो यहाँ पर हम लोग कंसिडर करेंगे माइनस साइन I2 डैश करंट के वजह से R3 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा I2 डैश इंटू R3 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग I1 डैश करंट को कॉमन आउट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा R1 प्लस R3 माइनस I2 डैश इंटू R3 इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर हम लोग देखें माइनस I2 डैश इंटू R3 उसको हम लोग इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर भेज देंगे तो उस केस में हमें मिलेगा I2 डैश इंटू R3 प्लस I2 डैश इंटू R3 इक्वल टू R1 प्लस R3 इंटू I1 डैश।
I2 डैश इज इक्वल टू I1 डैश, यहाँ पर अभी हम लोग I2 डैश के लिए इक्वेशन बनाएंगे। R3 को हम लोग R1 प्लस R3 इंटू I1 डैश के डिनोमिनेटर में भेज देंगे, तो हमें मिल जाएगा I2 डैश इज इक्वल टू I1 डैश R1 प्लस R3 डिवाइडेड बाय R3। तो यहाँ पर ये वाला जो इक्वेशन है इसको अभी हम लोग कंसिडर करेंगे इक्वेशन नंबर 3। ये वाला जो इक्वेशन है इसको हमने माना इक्वेशन नंबर 3। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो लूप नंबर 2 है उसमें हम लोग लगाएंगे किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ। तो जब हम लोग लूप नंबर 2 में KVL लगाएंगे, तो लूप नंबर 2 में हमें लगाना है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं लूप नंबर 2, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड या तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें लूप नंबर 2 में, ये लूप नंबर 2 में जो I2 डैश करंट है वो R2 के थ्रू भी फ्लो कर रहा है और R3 के थ्रू भी फ्लो कर रहा है। तो ये I2 डैश करंट के वजह से R2 और जो R3 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा I2 डैश इंटू R2, और R3 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा I2 डैश इंटू R3। तो दोनों में से जो I2 डैश करंट होगा उसको हम लोग कॉमन आउट कर लेंगे, तो हमें मिल जाएगा R2 प्लस R3। R3 के थ्रू एक और एक करंट फ्लो कर रहा है जो कि I1 डैश, और वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमें मिल जाएगा माइनस R3 इंटू I1 डैश। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं R2 इंटू I2 डैश, I2 डैश करंट की वजह से वोल्टेज ड्रॉप होगा R2 के अक्रॉस, वो होगा R2 इंटू I2 डैश। R3 इंटू I2 डैश, I2 डैश करंट की वजह से R3 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, माइनस R3 इंटू I1 डैश। यहाँ पर हमने माइनस साइन कंसिडर करना है क्योंकि जो I1 डैश करंट है उसका जो डायरेक्शन है वो I2 डैश करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पर हमने माइनस साइन कंसिडर किया। तो I1 डैश करंट के वजह से R3 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा R3 इंटू I1 डैश माइनस E इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इसके बाद हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं I2 डैश, यहाँ पर अगर हम लोग देखें दोनों में R3 इंटू I2 डैश, R3 इंटू I2 डैश, R3 इंटू I2 डैश, दोनों में I2 डैश कॉमन है, तो हमें मिल जाएगा I2 डैश इंटू R2 प्लस R3 माइनस R3 इंटू I1 डैश। ये जो माइनस C है उसको हम लोग इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर भेज देंगे, तो हो जाएगा प्लस C। तो अल्टीमेटली जो इक्वेशन नंबर जो 4 होगा, ये वाला जो इक्वेशन होगा वो होगा I2 डैश, जो इक्वेशन नंबर 4 होगा बराबर में होगा I2 डैश इंटू R2 प्लस R3 माइनस R3 इंटू I1 डैश इक्वल टू E। तो ये वाला जो इक्वेशन है वो इक्वेशन नंबर 4 है। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 4 है, ये इक्वेशन नंबर 4 में ये जो इक्वेशन नंबर 3 है उसको हम लोग पुट करेंगे, मतलब I2 डैश को अभी हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे I2 डैश की जगह। तो जब हम लोग ये I2 डैश को जब हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें मिलेगा I1 डैश इंटू R1 प्लस R3 डिवाइडेड बाय R3 इंटू R2 प्लस R3 माइनस R3 इंटू I1 डैश इक्वल टू E। आप इसको बुक में नोट डाउन कर लो, तो हमें मिल जाएगा I1 डैश इंटू R1 प्लस R3 डिवाइडेड बाय R3 R2 प्लस R3 माइनस R3 इंटू I1 डैश इक्वल टू E। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो I1 डैश करंट है वो कॉमन है, तो हमें मिल जाएगा I1 डैश R1 प्लस R3 इंटू R2 प्लस R3, यहाँ पर R3 इंटू R3 हमें मिल जाएगा माइनस R3 का स्क्वायर। यहाँ पर ये I1 डैश अपेयर नहीं करेगा क्योंकि जो I1 डैश करंट है उसको हमने पहले ही कॉमन आउट कर लिया। फिर उसके बाद ये जो E होगा उसको हम लोग R3 के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमें मिल जाएगा E इंटू R3। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा I1 डैश करंट के लिए रिलेशन I1 डैश इज इक्वल टू E इंटू R3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R3 इंटू R2 प्लस R3 माइनस R3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें मिल जाता है I1 डैश करंट के लिए रिलेशन। यहाँ पर ये जो I1 डैश करंट के लिए हमें जो रिलेशन मिला है, और यहाँ पर ये जो I2 डैश करंट के लिए जो रिलेशन मिला है, मतलब ये I1 डैश करंट के लिए रिलेशन और जो I2 करंट के लिए हमें जो रिलेशन मिला है वो एग्जैक्टली बराबर में। तो हम लोग बोल सकते हैं जो I1 डैश है वो बराबर में I2 के एज पर दी रेसिप्रोसिटी थ्योरम।